दोस्तों, तो आज हम देखेंगे प्रयोजन मूलक हिंदी स्वरूप क्षेत्र एवं उपयोगिता। देखिए, इसके ऊपर एक लेक्चर जो है पहले भी मिला हुआ है आप लोगों को, देखिएगा आप वीडियोस में। और आज इसका दूसरा भाग है, तो इसको मैं और ज़्यादा आसान भाषा में आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। और इसमें महान विचारकों, महान लेखकों के जो क्या क्या पंक्तियाँ हैं उनको भी मैंने इसमें कोट किया है। तो आज का हमारा सब्जेक्ट है प्रयोजन मूलक, जो है हमारी हिंदी और स्वरूप क्षेत्र एवं उपयोगिता। ठीक है, तो देखते हैं हम भूमिका। सबसे पहले तो देखिए, हमारे जो कौन है, हमारे मुंशी जो प्रेमचंद जी हैं, मतलब उनको हम सभी ने इतना पढ़ा है कि उनके लिए हमारे शब्द मेरे मुंह से ऐसे ही निकल जाता है। ऐसा लगता है जैसे वो कितने अपने हैं। उनकी कई कहानियाँ ऐसी लगती हैं जैसे आज भी बिल्कुल, आज के परिप्रेक्ष्य में भी बिल्कुल सत्य ही लगती हैं। देखिए, तो प्रेमचंद जी ने क्या कहा है, भाषा केवल विचारों को प्रकट करने का साधन नहीं, बल्कि समाज और संस्कृति की आत्मा होती है। इसी प्रकार देखिए, दिनकर जी ने क्या कहा है, हम लोग ये भी देख लेते हैं। दिनकर जी ने क्या कहा है, अब हम ये देखते हैं। जिस राष्ट्र की भाषा जीवित रहती है, उसी राष्ट्र की संस्कृति अमर रहती है। देखिए कितनी बड़ी बात है ये, कि जिस राष्ट्र की भाषा जीवित रहती है, उसी राष्ट्र की संस्कृति भी अमर रहती है ना। कितनी अच्छी बात। अब देखिए, आज जब विज्ञान, तकनीक, उद्योग, बैंकिंग, न्याय, चिकित्सा, प्रशासन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है, तब केवल साहित्यिक हिंदी पर्याप्त नहीं है। आज आवश्यकता है ऐसी हिंदी की जो कार्यालयों में काम करे, न्यायालयों में निर्णय लिखे, विज्ञान को सरल बनाए, ठीक है, और उद्योगों को गति दे। ठीक है, उद्योगों को क्या दे, गति दे, और डिजिटल विश्व में भारत की पहचान बने। यही है प्रयोजन मूलक हिंदी। क्या है यह? प्रयोजन मूलक हिंदी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं प्रयोजन मूलक हिंदी का अर्थ एवं स्वरूप। ठीक है, देखिए, प्रयोजन मूलक हिंदी का स्वरूप। प्रयोजन अर्थात उद्देश्य, और प्रयोजन मूलक हिंदी अर्थात वह हिंदी जिसका प्रयोग किसी विशेष कार्य, व्यवसाय, प्रशासन, तकनीक, शिक्षा अथवा संचार के लिए किया जाए। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। ये देखिए, यह हिंदी जो होती है वो कैसी होती है? यह हिंदी हमारी एक तो स्पष्ट होती है, फिर सरल होती है, सटीक होती है, व्यावहारिक होती है, यानी प्रैक्टिकली हम इसे यूज़ कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से, अनावश्यक अलंकारों से युक्त होती है, और तथ्य और तर्क पर भी आधारित होती है। यदि साहित्यिक हिंदी हृदय की भाषा है, तो प्रयोजन मूलक हिंदी कार्य एवं कर्म की भाषा है। कितनी अच्छी बात है। देखिए, साहित्यिक हिंदी हृदय की भाषा, अपने हृदय के उद्गारों को कविता में जब हम निरूपित करते हैं तो तब हमें साहित्यिक हिंदी की आवश्यकता होती है। लेकिन जब हम कार्य और कर्म करते हैं तो उसकी भाषा हमारी क्या है? प्रयोजन मूलक हिंदी। देखिए, महात्मा गांधी जी ने क्या कहा है, राष्ट्रभाषा के बिना हमारा जो राष्ट्र है वो गूंगा होता है। क्या कहा है? राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा होता है। आज यह कथन और अधिक प्रासंगिक हो गया है, क्योंकि राष्ट्र तभी सशक्त होगा जब उसकी भाषा, शासन, विज्ञान और तकनीक में समान रूप से सक्षम होगी। प्रयोजन मूलक हिंदी का क्षेत्र। आज प्रयोजन मूलक हिंदी का विस्तार अत्यंत व्यापक है। प्रशासनिक क्षेत्र, सरकारी कार्यालयों में पत्राचार, अधिसूचनाएं, कार्यालय आदेश, प्रतिवेदन तथा राजभाषा का समस्त कार्य प्रयोजन मूलक हिंदी में किया जाता है। न्यायिक क्षेत्र, न्यायालयों में निर्णय, याचिकाएं, विधिक दस्तावेज तथा विधि संबंधी शब्दावली का सरल हिंदी में विकास आवश्यक है। बैंकिंग व उद्योग, देखिए, बैंक, रेलवे, बीमा, डाक और सार्वजनिक जो हमारे उद्योग होते हैं, और व्यापारिक संसाधनों में जो हमारे व्यापारिक संस्थान होते हैं, उनमें ग्राहकों तक सरल भाषा पहुंचाने का जो माध्यम है वह प्रयोजन मूलक हिंदी ही है। ठीक है, अच्छा, और देखिए, विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र हम लोग देख लेते हैं। तो विज्ञान तभी जन सामान्य तक पहुंचेगा जब उसकी भाषा सरल होगी।
अब देखिए हमारे जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी हैं, उन्होंने इसके विषय में क्या कहा है। देखिए क्या कहा है उन्होंने, ज्ञान तभी शक्ति बनता है जब वह समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचे। ज्ञान तभी शक्ति बनता है जब वह समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचे। ज्ञान को जन जन तक पहुँचाने का सबसे सशक्त माध्यम हमारी भाषा है। तो देखिए ज्ञान को आप लोग कैसे पहुंचाएंगे, किसी ना किसी आपको भाषा की ज़रूरत होगी, है ना। और ज्ञान को शक्ति तो तभी बनाएंगे ना जब वह समाज का प्रत्येक व्यक्ति आपका शिक्षित हो। और प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच कैसे होगी। देखिए साहित्यिक भाषा में आप ज्ञान को सभी व्यक्तियों को नहीं समझा सकते। आप भी जानते हैं कि जब पहले से ही रामचरितमानस थी हमारे बीच में, जब रामायण थी तो रामचरितमानस तुलसीदास जी ने जब हिंदी में लिखी, तभी एक अनपढ़ व्यक्ति को भी कंठस्थ हो गई रामायण और रामायण के दोहे चौपाई इत्यादि। तो जो सरल भाषा है यानी कि प्रयोजन मूलक यानी आम जन तक उस बात को समझाने वाली जो भाषा है, उसकी देखिए उपयोगिता यहीं से सिद्ध हो जाती है। तो ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने का सबसे सशक्त माध्यम क्या है, हमारी अपनी भाषा है। अब देखिए IT में देखिए सूचना प्रौद्योगिकी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आज मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया, ई-गवर्नेंस, डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन शिक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में हिंदी तेजी से आगे बढ़ रही है। ठीक है। अच्छा अब हम लोग देख लेते हैं आगे। देखिए आज ChatGPT, गूगल, यूट्यूब और जो हमारी डिजिटल बैंकिंग है, सरकारी पोर्टल और अनेक मोबाइल ऐप हिंदी में उपलब्ध हैं। यह परिवर्तन प्रयोजन मूलक हिंदी की सफलता का प्रमाण है। प्रयोजन मूलक हिंदी की उपयोगिता यानी यूजेस हम देख लेते हैं अब इसके। तो आज प्रयोजन मूलक हिंदी केवल भाषा नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण का साधन बन चुकी है। इसके प्रमुख लाभ देख लेते हैं हम लोग क्या क्या है। देखिए एक तो प्रशासन क्या होता है, इससे जनता के निकट आता है। ठीक है, प्रशासन जनता के निकट आता है। अच्छा, सरकारी योजनाएं अधिक लोगों तक पहुंचती हैं। अगर हम सरल भाषा में देंगे तभी तो आम जनता जो है, जो कई बार इतनी शिक्षित भी नहीं होती, वो भी समझ पाएगी इसको। तकनीकी ज्ञान सरल बनता है जिससे आम नागरिक जो विशेष रूप से तकनीकी रूप से क्वालिफाइड नहीं है वो भी समझ सकता है। रोजगार के नए अवसर खुलते हैं, उद्योगों में कार्य कुशलता बढ़ती है। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी गूगल में कई बार हिंदी ट्रांसक्रिप्शन के कार्य के लिए भी वैकेंसी निकलती हैं। तो उद्योगों में देखिए कार्य कुशलता बढ़ती है, न्याय भी अधिक सुलभ होता है। अगर आम आदमी को समझेगा, वो वकील हिंदी में जिरह करेंगे, जज भी हिंदी में फैसला देंगे, तो देखिए उनके लिए कितना आसान हो जाएगा। डिजिटल भारत का विस्तार होता है। अब हम देखते हैं आगे। देखिए आचार्य विनोबा भावे ने कहा है, अपनी भाषा में सोचना ही सच्ची स्वतंत्रता है। देखिए उन्होंने क्या कहा, जो हम सोच रहे हैं वो अगर हम अपनी भाषा में सोच रहे हैं तो ये ही क्या है, सच्ची स्वतंत्रता। ये किसने कहा है, हमारे विनोबा भावे जी ने। आज हम चाहे कितने भी क्वालिफाइड हैं, हम कितना भी इंग्लिश में लिखते हैं, लेकिन आप देखते होंगे हमारी सोचने की जो भाषा है वो क्या है, वो हिंदी ही है। जब व्यक्ति अपनी भाषा में सोचता है तभी वह नए विचारों का सृजन करता है। देखिए महादेवी वर्मा ने क्या लिखा है, भाषा केवल अभिव्यक्ति नहीं संस्कृति की वाहिका है। मतलब केवल आप अभिव्यक्ति नहीं कर रहे, इसके द्वारा संस्कृति जो है वाहिका यानी उसके द्वारा बह रही है, वाहिका है। यदि संस्कृति की रक्षा करनी है तो भाषा को व्यवहार में उतारना ही होगा। ठीक है। अच्छा देखिए अब हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी क्या कह के गए हैं इसके विषय में, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे। अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र में देखिए हिंदी के विषय में क्या कहा है, हिंदी भाषण देकर सिद्ध कर दिया, हिंदी केवल भारत की नहीं विश्व मंच पर सम्मान पूर्वक खड़ी होने वाली भाषा है। और जो हमारे भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र का अमर वाक्य आज भी हमारा मार्गदर्शन करता है, और जिन्होंने भी राजभाषा अधिकारी के पद पर कार्य किया है उनको तो सभी को कंठस्थ है ये क्या, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं के शूल। यह केवल कविता नहीं बल्कि भारत के विकास का सूत्र है। तो आज हमने देखा क्या, प्रयोजन मूलक हिंदी, स्वरूप क्षेत्र और उपयोगिता। अच्छा अब हम देख लेते हैं वर्तमान चुनौतियाँ। यद्यपि हिंदी का विस्तार हुआ है फिर भी चुनौतियाँ हमारे सामने हैं। देखिए एक तो तकनीकी शब्दावली का अभाव,
जैसे हम फार्मा सेक्टर में भी काम करते थे, तो फार्मा सेक्टर में भी कुछ तकनीकी शब्द होते हैं जिनको हमें चाहे हम हिंदी में ही लिखें मगर उन्हीं शब्दों को लिखना पड़ता है, जैसे जो उन्हीं को हिंदी में ही लिख देना, इंग्लिश शब्दों को ही हिंदी में देवनागरी लिपि में लिख देना। कई बार जब हमें उनका कोई अनुवाद नहीं मिलता तो हमें ऐसा भी करना पड़ता है। अच्छा, अब आगे देखिए, तकनीकी शब्दावली का अभाव, अंग्रेजी के प्रति अनावश्यक आकर्षण, वैज्ञानिक लेखन की कमी, और जो देखिए वैज्ञानिक लेखन, क्योंकि वही फिर आ गया जो साइंटिफिक टर्म्स हैं उनके लिए मतलब जो है हिंदी नहीं मिलती, या हिंदी है तो वो इतनी टफ है। और देखिए आप देखेंगे इंटर तक 12th तक तो मिलेंगी आपको हिंदी में उपयोगी सामग्री साइंस के लिए, लेकिन जैसे जैसे हायर स्टडीज़ में जाएंगे आपको हिंदी में जो है अध्ययन सामग्री मिलना दुर्लभ हो जाता है। तो अंग्रेज़ी में पढ़ना उनकी मजबूरी हो जाती है। जब अंग्रेज़ी में ही पढ़ा है तो वो अंग्रेज़ी में ही विज्ञान को समझते हैं स्टूडेंट्स, फिर आगे वो लिखते भी विज्ञान को इंग्लिश में ही है। अब देखिए, उच्च शिक्षा में हिंदी माध्यम का सीमित प्रयोग, जैसे मैंने कहा विज्ञान ही नहीं, चाहे वो मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में ही जो उच्च शिक्षा में हिंदी माध्यम का बहुत सीमित प्रयोग है। उद्योगों में हिंदी का पूर्ण उपयोग ना होना, वहाँ आप लोग सभी जानते हैं कि इंग्लिश का ही ज़्यादा उपयोग है, किंतु यह चुनौतियाँ असंभव यानी इम्पॉसिबल नहीं है। और देखिए आप लोग तो जानते ही हैं, इम्पॉसिबल तो खुद ही कहता है कि आई एम पॉसिबल, या असंभव तो खुद ही कहता है कि मैं संभव बिल्कुल हूँ। ठीक है, तो अ पे ध्यान न दें, केवल संभव पे ध्यान दें। समाधान, हमें विज्ञान एवं तकनीकी साहित्य हिंदी में विकसित करना होगा। हमें क्या करना होगा, जो विज्ञान तकनीकी साहित्य है उसको हिंदी में विकसित करना होगा, और शब्द जटिल नहीं होने चाहिए। जैसे अब रेल को आप लौह पथगामिनी कहेंगे तो सब लोग नहीं समझ पाएंगे। अब देखिए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हिंदी सामग्री बढ़ानी होगी, मतलब एआई में हिंदी का उपयोग बढ़ाना होगा। डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है उसमें हमें हिंदी की जो सामग्री है उसको बढ़ाना होगा। सरकारी कार्यालयों में गुणवत्तापूर्ण हिंदी लेखन को प्रोत्साहन देना होगा। विद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में प्रयोजनमूलक हिंदी का प्रशिक्षण बढ़ाना होगा। उद्योगों और स्टार्टअप जगत में हिंदी आधारित नवाचारों को बढ़ावा देना होगा। प्रेरक उदाहरण अब हम देख लेते हैं। हमारे स्वामी विवेकानंद जी का एक प्रेरक उदाहरण है, देखिए, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्त होने तक मत रुको। ये जब भी मैं डिमोटिवेट होती हूँ इसको याद कर लेती हूँ। और एक हमारे प्राइमरी स्कूल के बीएचएल में स्कूल था बाल भारती, और वहाँ पर स्कूल में हमारे टीचर थे भल्ला सर, है ना। अब उनका पूरा नाम तो मुझे याद नहीं है, ओपी भल्ला था शायद, भल्ला सर। और वो बार बार हमें कहा करते थे स्टूडेंट्स को, जहाँ चाह वहाँ राह। मतलब ज़िंदगी में कितनी भी मुसीबतें आ जाएं, और आज भी जब मैं फंस जाती हूँ तो भल्ला सर के उन्हीं शब्दों को याद करती हूँ और मुझे दोबारा से नई ऊर्जा मिलती है और मैं पूर्ण जिजीविषा के साथ उसमें लग जाती हूँ। तो आज मैंने उनको याद भी कर लिया। जहाँ भी होंगे भल्ला सर, आपके प्रति मेरा ग्रेटिट्यूड है। देखिए, आज हिंदी के लिए भी यही मंत्र है। कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने क्या कहा है, हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। क्या कहा है, हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। यदि हिंदी को ज्ञान विज्ञान की भाषा बना दिया गया तो जो हमारा आने वाला भारत विश्व का ज्ञान नेता बन सकता है। देखिए, अब मुझे लगता है कि भाषा, देखिए, वह दीप है जो अज्ञान का अंधकार मिटाती है। भाषा वह सेतु है जो मनुष्य को मनुष्य से जोड़ती है। भाषा वह शक्ति है जो राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाती है। और अंत में कुछ पंक्तियाँ कहना चाहूँगी। हिंदी केवल शब्द नहीं, भारत की पहचान है। जन जन के विश्वास की यह पावन मुस्कान है। ज्ञान विज्ञान से जोड़कर इसे विश्व विहंगम कर दें। प्रयोजन मूलक हिंदी से भारत का नवनिर्माण कर दें। इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम दूंगी। आप सभी ने धैर्यपूर्वक मेरे विचार सुने, इसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ, शेयर करने के अलावा आपके जो भी सुझाव हैं मुझे जो है ज़रूर ही मतलब अपने कमेंटों में लिखिएगा। ठीक है, अपने कमेंट में अपने सुझाव जरूर लिखिएगा और बताइएगा कि अगला मैं आपको कौन से टॉपिक पर लेक्चर लेकर के आऊँ। और आप लोगों के लिए देखिए, ये पुष्पमाला है। थैंक यू स्वरूप, अब तक मेरा आपने लेक्चर सुना, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।
हर हर महादेव।